एक तो ऐसा शॉट है जिसमें तुम्हारे को एक ऐसा रेप होता हुआ दिखेगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस से वो वाला शॉट जाएगा ही नहीं, उसको इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी इंटेंसिटी से फिल्माया गया है। हाय गाइस, मैं शांतनु और आज हम एक ऐसे शो के बारे में, वेब सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको शुरू करने से पहले मेरे थॉट्स कुछ अलग थे और जिसको खत्म करने के बाद मेरे थॉट्स कुछ अलग। काफी कंफ्लिक्टिंग हो गया था मेरे लिए भी कि भैया कैसा है ये वेब सीरीज, एंड एट द एंड मेरे को ये लगता है कि पोटेंशियली बंबई मेरी जान एक मास्टर क्लास हो सकता है पीरियड क्राइम ड्रामाज में। वो कैसे, आज डिस्कस करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो देखा जाए तो लेट 90s से लेके अप टिल 2012 या 13 तक ये जो 10-12 साल थे, ये गोल्डन पीरियड था बॉलीवुड में बॉम्बे माफिया पे पिक्चरें बनने का। राम गोपाल वर्मा की सत्या सुपर डुपर हिट होने के बाद बॉलीवुड का एक ऑब्सेशन सा बन गया। इनफैक्ट एक पैरेलल जॉनर इजाद हो गया बॉलीवुड के अंदर जो स्पेसिफिकली डील करने लगा मुंबई माफिया के डॉन से। सत्या आई थी 1998 में और उसके बाद अगले 10 से 12 साल तक लगातार बैक टू बैक हमारे को फिल्में देखने को मिली, लाइक कंपनी, डी कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला। ये सारी फिल्में टच अपॉन करती थी ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट माफिया डॉन्स बॉम्बे हैज एवर सीन। अब जितनी भी फिल्मों का नाम मैंने अभी लिया, इनमें से कुछ फिल्में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, मतलब बिल्कुल ग्रिटी, ग्राइमी और डार्क जो दुनिया है बॉम्बे माफिया की, या फिर दुनिया जो थी बॉम्बे माफिया की, उसके अंदर तक गए। और इनमें सबसे हेल्म पे थे राम गोपाल वर्मा जी। अब राम गोपाल वर्मा का अब जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन बैक इन द डे जब भी माफिया के ऊपर फिल्म बननी हो और राम गोपाल वर्मा का नाम ना आए, इट वॉज इम्पॉसिबल। मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे। तो बंबई मेरी जान शुरू करने से पहले मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या ये लोग राम गोपाल वर्मा की राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और कास्टिंग सिलेक्शन स्पेशली बीट कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि भैया जितनी भी फिल्मों का मैंने अभी नाम लिया, उनमें से कुछ फिल्में तो डार्क साइड दिखाती हैं इस पूरे के पूरे माफिया की, बट उनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो रोमांटिसाइज करती हैं, ग्लैमराइज करती हैं माफिया डॉन्स को, जो एक्चुअली में एट द ग्रास रूट लेवल हार्डन क्रिमिनल्स हैं। तो दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि क्या बंबई मेरी जान ग्लैमराइज, रोमांटिसाइज तो नहीं करेगा विद द आइडिया ऑफ द माफिया दैट वाज इन मुंबई। बंबई मेरी जान बेस्ड है ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ दाऊद इब्राहिम। अब जितना भी मटेरियल तुम इस शो के 10 एपिसोड्स में देखोगे, वो सारा का सारा सोर्स करा गया है फ्रॉम अ सिंगल बुक जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई 6 डेकेड्स ऑफ बॉम्बे माफिया, जो एक इन्वेस्टिगेटिव, अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने लिखी थी 2012 में। 10 एपिसोड है शो के और शो की कहानी तसल्ली बख्श तरीके से चलती है। इनफैक्ट अल्ट्रा स्लो बर्न है कहानी। अभी तक हमने दाऊद में जितनी फिल्में देखी हैं, वो वाली फिल्में कुछ मॉन्यूमेंटल हैपनिंग्स पे, दाऊद की लाइफ में, उन पे टच अपॉन करके आगे बढ़ जाती हैं और हमें वो वाली कहानी बताती हैं। बंबई मेरी जान ऑन द अदर हैंड ट्रेसेस द ग्रास रूट लेवल्स ऑफ हाउ दाऊद वाज एक्चुअली मेड। दारा कादरी, तारा शिक्को की तरह शायर बनना बेटा। पहले 4 से 5 एपिसोड्स देखते हुए इस शो के मुझे कंसिस्टेंटली यही लग रहा था। इनफैक्ट 2 बातें लग रही थी। पहली ये कि यार ये सब मैंने पहले देखा तो हुआ है, कुछ नया तो होने वाला नहीं है, कहानी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। तुम्हें अगर दाऊद के बारे में तुमने कोई भी पिक्चर इन द पास्ट देखी है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कहानी कैसे आगे फ्लो करेगी। और दूसरी चीज ये कि यार इस जॉनर का क्या कोई मार्केट बचा है, लोग अब देखने में इंटरेस्टेड होंगे, वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी। लेकिन गाइस इस शो का सबसे बड़ा यूएसपी ही यही है कि ये एक स्लो बर्न, स्लो पेस स्टोरी आपको सुनाता है और आपको सारे का सारा दाऊद का अगाड़ा पिछाड़ा, ऊपर से नीचे, कैसे वो बना, उसके फादर को कैसे सिस्टम ने रॉन्ग किया, उसकी मदर कौन थी, उसकी बहन कैसे बनी, उसके भाई कौन थे और उसके भाइयों से उनका रिलेशनशिप कैसा था, ये सब का सब तसल्ली बख्श तरीके से आपको ये शो ब्यूटीफुली डिटेल्स में जाके बताता है। बंबई शहर सरकार के हाथ से निकल के हाजी और पठान के हाथ में जा रहा है। कहानी चाहे वही पुरानी है, पर उसकी जो रीटेलिंग इन्होंने करी है और जो वो रीटेलिंग में इंटेलिजेंस और एंट्री कैसी है ना, सारी की सारी डिटेल्स इतनी फाइन तरीके से ट्यून करी गई हैं थ्रू आउट द 10 एपिसोड्स दैट इट विल ब्लो योर माइंड। मल्टीपल डेकेड्स के हिसाब से कहानी आपको मूव कराएगी दाऊद के साथ साथ, और साथ ही में किस डेकेड में कैसा पहनावा होगा, गाड़ियां कौन सी चलती थी, उस टाइम की बिल्डिंगें कैसी होंगी, उस टाइम का आगे पीछे का एनवायरनमेंट कैसा होगा, सपोर्टिंग कास्ट कैसे कपड़े पहनेगी, इनफैक्ट सन ग्लासेस कैसे होंगे, साइड बर्न्स कैसी होंगी, हर चीज पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिटेल पे ध्यान दिया गया है। ईमानदारी का करोगे क्या इस्माइल? नींद अच्छी आती है।
शुजात सरकार की डायरेक्शन इम्पेकेबल है और साथ ही जो सिनेमेटोग्राफी है वो तो मेरे हिसाब से हैंड्स डाउन पास्ट 5 इयर्स में जितने भी वेब शोज आए हैं उनमें टॉप 3 सिनेमेटोग्राफी जो होंगी ना उनमें से एक है इस शो के अंदर। इतना जबरदस्त तरीके से माहौल बना के रखता है पूरे का पूरा शो, तुम्हें लगेगा कहीं पे कुछ डार्क होने वाला, कुछ गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं पे। और ये सारे का सारा जो वेवलेंथ है वो कन्वे होता है जो कलर पैलेट्स इन्होंने सिलेक्ट करे हैं, जैसे लाइटिंग करी गई है थ्रू आउट द शो। रॉ ह्यूमन इमोशंस लाइक मर्डर, रेप एंड सेक्स को इतने जबरदस्त, इतनी इंटेंसिटी से दिखाया गया है। इनफैक्ट एक तो ऐसा शॉट है जिसमें तुम्हारे को एक ऐसा रेप होता हुआ दिखेगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस से वो वाला शॉट जाएगा ही नहीं, उसको इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी इंटेंसिटी से फिल्माया गया है। के मेनन बॉलीवुड के उन कलाकारों की ब्रीड में से हैं जो कैरेक्टर रोल्स इतनी जबरदस्त तरीके से करते हैं। इनफैक्ट उनका टैलेंट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ कैरेक्टर इज अनपैरेलल्ड। और यहां पे वो दाऊद के फादर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और जो काम किया है उन्होंने भैया जबरदस्त। पुलिस वाले के घर में चोर पैदा हुआ है। नाउ कास्टिंग अविनाश तिवारी एज दाऊद वाज अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि यहां पे लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कोई बड़ा बॉलीवुड का फेस भी हो सकता था और अविनाश तिवारी एक अंडररेटेड एक्टिंग टैलेंट के साथ साथ एक लेसर नोन फेस भी है अभी इंडस्ट्री में। बट आई एम सो ग्लैड कि रितेश सिंधवानी और फरहान अख्तर जो इस शो के प्रोड्यूसर्स हैं और शुजात सौदागर जिन्होंने उनको कैमरे पे उतारा एज दाऊद, उन्होंने ये रिस्क लिया बिकॉज अविनाश तिवारी डज अ फैबुलस जॉब और उनके करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है इस शो में। मामू जान का पैसा है ये सादिक, जिस नोट पे इसके मामू का फोटो दे दे। ऑल्दो कहानी में के मेनन और अविनाश तिवारी के बीच की जो कटाक्ष दिखाया गया है पूरे के पूरे बाप बेटे के बीच में कि कैसे बाप एक पुलिस वाला होता है और बेटा एक गैंगस्टर बन जाता है, मॉबस्टर बन जाता है, ज्यादातर कहानी उसके बारे में है। लेकिन निवेदिता भट्टाचार्य जो प्ले करती है दाऊद की माँ, उन्होंने एक्टिंग की मास्टर क्लास जो लगाई है ना भाई, मतलब जबरदस्त मजा आ जाएगा तुम्हारे को उनकी एक्टिंग में, इमोशनल स्पेक्ट्रम देख के। हर फैसले की एक कीमत होती है, वो कीमत इसी जिंदगी में चुकानी पड़ती है। कृतिका कामरा इज अनदर फीमेल एक्टिंग टैलेंट इन द शो जिनको देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। वो दाऊद की सिस्टर प्ले करती है और जब तुम्हें पता लगेगा कि दाऊद की सिस्टर कितना इंटेग्रल रोल प्ले करती है उसके सारे के सारे ऑपरेशंस के अंदर और उसकी लाइफ में, और कृतिका ने कितनी अच्छी तरह से उसको एक कैरेक्टर में उतारा है, तुम्हें देख के मजा आएगा। ठीक था। हाजी मस्तान और पठान के जो इंटेग्रल कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर वो प्ले कर रहे हैं सौरभ सचदेवा और नवाब शाह रिस्पेक्टिवली। एंड एट द सेम टाइम सपोर्टिंग कास्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रोस्टर है और कास्टिंग ऑन द लॉक्स है भैया इस शो की। एवरी पर्सन हु हैज बीन गिवन अ कैरेक्टर टू प्ले, ऐसा लगता है कि उन्होंने बैठ के किताब पढ़ी है। अगर किताब नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके पूरी की पूरी नरेशन सुनी है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में ये दिखता है। अरे अब्बू का बेइज्जती करते तो तुम क्या करते? मैं उसे नंगा करके सड़क पे दौड़ाता। तो मैं सिर्फ अखाड़ा जलाया। ओवरऑल कहानी और ये शो तुम्हारा पेशेंस डिमांड करेगी। 10 एपिसोड हैं, कोई कम नंबर ऑफ एपिसोड्स नहीं है और अच्छी खासी रनिंग लेंथ भी है हर एपिसोड की, लास्ट एपिसोड बीइंग 52 मिनट्स लॉन्ग। गिवन द फैक्ट कि हम सबको पता है कि दाऊद की लाइफ की स्टोरी कैसी थी और हमने काफी पिक्चरें भी देखी हैं, पहले 3 से 4 एपिसोड थोड़े टफ हो जाएंगे टू सिट थ्रू, बट अगर तुम उनसे पावर थ्रू कर लोगे, बाकी का जो शो है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। शो कहीं भी ग्लैमराइज नहीं करता है द रिचेस ऑफ माफिया और ना ही रोमांटिसाइज करता है द पावर ऑफ अ डॉन, द पावर ऑफ अ मॉबस्टर। कहीं भी रोमांटिसाइज करता हुआ नहीं दिखा मेरे को पूरे के पूरे शो के अंदर। कहानी जैसे कि तैसे, ज्यों की त्यों आपको बताई जा रही है। अब इसमें से कोई अपनी किताब खोल के रोमांटिसाइजिंग निकाल ले कि भैया ये कर दिया वो कर दिया, वो बात अलग है। मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखना शुरू किया था मैंने इस शो को, बट जब मैंने इस शो को खत्म किया आई रियलाइज कि ये शो एक्टिंग में, साथ सिनेमेटोग्राफी में और डायरेक्शन में एक मास्टर क्लास है रीसेंट वेब सीरीज में। ओवरऑल शो काफी अच्छा है, बिंज वर्दी है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारे को कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा वो पहले से ही पता लग जाएगा, विच कंप्लीटली टेक्स अवे द बिंजिंग फैक्टर। लेकिन ओवरऑल शो वन टाइम वॉच है। और हाँ, घर वालों के साथ बैठ के देखने वाला शो नहीं है, अपनी डिस्क्रिप्शन पे देखना, काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट चीजें हैं। ओवरऑल शो एक गुड वन टाइम वॉच है। और साथ ही ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, नहीं किया तो कर लो। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये छोड़ते जाना कि असीम रियाज पे तुम्हें रोस्ट चाहिए या नहीं। सन्नी पाजी वाला चल रहा है रोस्ट, क्योंकि अगर भैया शाहरुख, सलमान, हर कोई अपने चुतियापे पे कॉल आउट हो सकता है, तो सन्नी पाजी इज नो डिफरेंट। हम उनको भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक लेटर लिखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ऑनेस्टली सही के लिए, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।